हेलो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, हर एग्जाम लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज इससे वैसा ही प्रश्न कुछ पढ़ेंगे जो बेसिक रूप से प्राय लगभग एग्जाम में कुछ न कुछ तैयारी करता है। उस तरह के प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। पहले संख्या पद्धति से हम लोग परिचित हो जाते हैं कि गणित का पहला चैप्टर होता है पेपर संख्या पद्धति, यानी अंक गणित का पहला जो टर्म होता है संख्या पद्धति होता है। इससे पहले हम अनुपात पढ़े थे। अब संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में शॉर्ट रूप से जानते चलते हैं कि संख्या क्या सब है, उसके बारे में जानेंगे। फिर संख्या पद्धति में कौन कौन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जानेंगे। और सब चैप्टर का लास्ट में हम लगभग जो एग्जाम उपयोगी क्वेश्चन होता है वो देते जा रहे हैं। आप लोग रेगुलर रूप से एकदम एक तरफ से देखते चलिएगा चैनल पे कि क्या क्या पढ़ाते हैं। पहला संख्या पद्धति में हम लोग ये जानेंगे कि संख्या पद्धति में होता क्या सब है। संख्या पद्धति पहला संख्या अंक होता है। अंक के बारे में हम लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़े। अंक क्या होता है? अंक का परिभाषा होता है कि अंक शुरू होता है मेरा कहां से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल इतने अंक होते हैं। अर्थात पूछेंगे कि अंकों की संख्या कितनी है, तो अंक की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होंगे। टोटल अंकों की संख्या 10 है, लेकिन अंक कहां पे? सबसे बड़ा अंक कौन होता है मेरा? 9 होता है। इतना ही अंक से संसार की जितने भी संख्या बनी हुई है सब इसी अंकों से मिलकर बना हुआ है। आप लोग अंक के बारे में जब भी पूछेगा तो अंक जो है मेरा कितना है? टोटल 10 अंक है, जो 0 से शुरू होकर 9 तक जाता है। अब जैसे आप इसी अंक को मिला के कोई ना कोई संख्या बनाइएगा। आप मान लीजिए इस 0 को 1 को मिला दीजिए, लेकिन 0 को अगर शुरू में लिखिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमेशा 1 से जो आगे की संख्या उसको शुरू में लिखेंगे, उस पर 0 लिखेंगे, तब अंक बढ़ते जाएगा। अर्थात ये 1 के साथ 0 लिखेंगे 10 हो जाएगा, ये संख्या बन गया। 2 के साथ 0 लिखेंगे 20 हो जाएगा। 1 पर 2 लिखेंगे 12 हो जाएगा। इस तरह से इसी अंक को मिला के सारे संख्या बनाए जाते हैं। यहाँ अंक हो गया। इसी के बाद अब इस अंक के आधार पर जो संख्या बनता है वो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला संख्या मेरा हो जाता है प्राकृत संख्या। इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे, हम सिर्फ परिचय दे रहे हैं, आप लोग जानते जरूर होंगे। प्राकृत संख्या, लगातार गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहां से करते हैं? 1 से। तो परिभाषा लिखेंगे क्या कि लगातार गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू करते एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 आगे आगे कहां तक? अनंत तक चला गया। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, प्राकृत संख्या की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। लगातार गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरा क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्वेश्चन पूछेगा तो 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता। अब इस प्राकृत संख्या में बहुत तरह की संख्याएं मिली हुई है, ठीक है, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्राकृत संख्या के बाद दूसरा हम सिर्फ परिचित करते चलते संख्या को, आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसके बारे में जान लीजिए। प्राकृत संख्या लिख दीजिए, पूर्ण संख्या लिख दीजिए। पूर्ण संख्या, इसके बारे में जानिए। यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, डॉट डॉट अनंत भी रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम एक चीज देख लीजिए, अंतर याद रखिएगा, ये 0 को यहां रख देते हैं, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात दोनों में अंतर किसका है? सिर्फ 0 का। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा होगा, प्राकृत संख्या का परिभाषा होगा लगातार गिनती की संख्या को, और पूर्ण संख्या का परिभाषा होगा कि 0 सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब इस दोनों के बीच क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा मेरा? तब 0, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा? अनंत होगा। दोनों में आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्राकृत संख्या में सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत, और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत। लेकिन सबसे छोटा का जब बात आएगा तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा मेरा? 0 होगा। यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद आप देख लीजिए, इस संख्या के आधार पर इस दोनों में अंतर क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। और एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या है? तो हाँ है। एक इसमें भी है, एक इसमें, यानी 0 को छोड़कर सारा चीज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अर्थात इस 0 को अगर मिटा देते तो ये मेरा क्या बन जाता है? अगर मान लीजिए 0 को हम मिटा दिए तो ये मेरा क्या बन जाता? कौन संख्या? प्राकृत संख्या बन जाता है, 0 को हटा देने के बाद। अर्थात ये हुआ कि जितना प्राकृत संख्या है उसको हम पूर्ण में ला सकते हैं। मतलब
प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन इस पूर्ण संख्या को यहां तक लाएंगे तो यहां तक तो मिलता है लेकिन जीरो नहीं मिलता, अर्थात पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए डाल देता है इसमें से कौन पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है, तो आप जान लीजिए सिर्फ जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा इस अब कहेगा कि आपको उसको इसमें, यहां बहुत बड़ा टेक्निक है, आप यूनियन वाला सवाल जब बनाइएगा तो वहां भी आप कंफ्यूजन कीजिएगा। यहां क्या होता है कि बहुत बड़ा टेक्निक है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में उसको ये कह सकते हैं, मतलब प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या इसलिए कह सकते हैं कि सब प्राकृत इसमें है, लेकिन इस प्राकृतिक को पूर्ण को प्राकृतिक कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण में एक ऐसा चीज है जीरो जो उसमें न है, मतलब इसको हम वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस सारा को हम ये कह सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा होता क्या है कि प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। हो गया। इस संख्या के आधार पर अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या मिलेगा देख लीजिए इसमें कि कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपको इसी पर टूटेगा। क्या टूटेगा, यहाँ एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छह है, फिर सात है, फिर आठ है, फिर नौ है, फिर 10 है। यहाँ भी जीरो है, एक है, दो है, इस तरह से। तो यहाँ जो एक और दो है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बिना जोड़ा वाला, दो हो गया जोड़ा वाला, तीन हो गया बिना जोड़ा वाला, चार हो गया जोड़ा वाला, पांच हो गया बिना जोड़ा वाला, छह हो गया जोड़ा वाला। मतलब अगर पांच को कोई सामान आपको दे देते हैं, दो आदमी में कहेगा बांटने के लिए, दो आदमी में आप पांच को नहीं बांट पाइएगा, अढ़ाई अढ़ाई हो जाएगा। लेकिन छह को देगा तो आराम से तीन तीन को बांट लीजिएगा, आठ को देगा आराम से बांट लीजिएगा, 10 को देगा आराम से बांट लीजिएगा, दो को देगा आराम से बांट लीजिएगा। अर्थात जिस जिस संख्या को दो में बांट सकते हैं, अर्थात जिस जिस संख्या को हम दो से भाग दे सकते हैं, वो मेरा सम संख्या हो जाता है। सटीक परिभाषा कि ये क्या, जो संख्या में हम दो से भाग दे देंगे और पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो मेरा सम संख्या होगा, और जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा, मेरा विषम संख्या होगा। तो सम विषम के बारे में आप यहां जान जाइए। अब यहां से फिर परिभाषा निकलेगा, क्या निकलेगा, सम संख्या का और विषम संख्या का। तीसरा पॉइंट हो जाता है मेरा कौन संख्या, सम संख्या। देखिए तीसरा, यहीं पर तीसरा संख्या देखिए कौन हो जाएगा, सम संख्या। ये देखिए सम संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या, परिभाषा सुन लीजिए, ऐसा संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, किससे, तो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, दो से क्या हो, पूरा पूरा भाग कौन चीज लगे, तो कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। सम संख्या, ठीक है। यानी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा संख्या, बढ़िया से लिखेंगे, हम लिखे नहीं है पूरा, ऐसा संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग परिभाषा रोक रोक के सुन के जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, सम संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ कंडीशन क्या आ जाता है, सम संख्या का एग्जाम्पल क्या सब दीजिएगा आप सब, तो जीरो तो नहीं देंगे, दो देंगे पहला सम संख्या, चार देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, 14 देंगे, 16 देंगे, 18 देंगे, और क्या देंगे, 20 देंगे। इस तरह से डॉट डॉट आगे आगे। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा सम संख्या कौन, 2, और सबसे बड़ा कौन, अनंत। सबसे बड़ा में हर जगह अनंत होगा। तो ये सम संख्या का परिभाषा हो गया। अब इस आधार पे आप मान लीजिए कोई बड़का बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है और वहां आप सोचिएगा भाग देंगे, तो भाग देने के लिए एक ट्रिक इसमें क्या है, भाग नहीं देना है, देख के बता देना। क्या देख के बता देना है, देख लीजिए जितना संख्या आप लिखे हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, यहां पर 0 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 है। मतलब घूम देखिए 2 4 6 8 फिर 0, यहां 2 4 6 8 फिर 0, इतने रिपीट करेगा, फिर आएगा 2 4 6 8 फिर 0, मतलब फिर आगे जाइए 2 4 6 8 फिर 0, 2 4 6 8 फिर 0। अर्थात सम संख्या का जो इकाई अंक होता है, अंतिम अंक होता है, उसमें हमेशा इतना ही चीज रहता है। क्या सर होता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है और 0 रहता है। अर्थात इसका एक ट्रिक क्या बता दीजिए, हम आपको परिभाषा भी कह सकते हैं। इसको क्या परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में, किसके, जिसके इकाई अंक में, ऐसा संख्या, देख लीजिए बहुत बड़ा ट्रिक है, ऐसा संख्या जिसके कौन सी इकाई अंक में, अंक में क्या सब हो, 0, 2,
कोमा 4, कोमा 6, कोमा 8 रहे, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ध्यान दीजिए कि दो परिभाषा, एक परिभाषा को तरीका से बता दिए जिसमें 2 से हम भाग दे देंगे सम संख्या होगा, और एक परिभाषा क्या, देख के बिना भाग दिए तो देख लेंगे। जैसे मान लिया लिखा 6, 8, 3, 5, 6। अब हम इसका कौन अंक देखेंगे? इधर नहीं देखेंगे, लास्ट में कौन अंक है मेरा? 6। ये सम संख्या होगा, अर्थात इसमें 6 आता है तो 0, 2, 4, 6, 8 जिसमें रहेगा वो सम संख्या होगा। परिभाषा कहेंगे ऐसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या होगा। और एक परिभाषा, दूसरा परिभाषा क्या कर सकते हैं? ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और क्या रहे, 8 रहे, वो क्या कहलाएगा? मेरा सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहां तक जान गए सम संख्या के बारे में। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा? मेरा 2। और सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा? मेरा इन्फिनिटिव अर्थात अनंत होगा। ये क्वेश्चन पूछता है। सम संख्या एकदम जान गए। इसके बाद जो संख्या मेरा बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। देखिए जरूर बता देते आपको, ये देखिए अब जो मेरा बच गया ये 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसका परिभाषा देंगे ऐसा संख्या अर्थात विषम संख्या का परिभाषा क्या देंगे हम? चौथा हो जाएगा ना, 5वां हो जाएगा। विषम का परिभाषा क्या देंगे? विषम संख्या है। देखिए इसका परिभाषा क्या देंगे? ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, ऐसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। क्या लिखेंगे इसमें? 2 से पूरा पूरा भाग क्या हो, नहीं लगे, क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। लेकिन अब ये विषम संख्या में एग्जांपल में क्या सब लेंगे हम? 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे और क्या लेंगे? 9 लेंगे। ये मेरा विषम संख्या इतने हो जाएगा। अर्थात फिर आप जैसे मान लीजिए फिर 11 लीजिए, फिर 13 लीजिए, फिर 15 लीजिए, फिर 17 लीजिए, फिर क्या लीजिए? 19 लीजिए। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, फिर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, फिर आगे आएगा 1, 3, 5, 7, 9। अर्थात जिसके इकाई स्थान पर क्या हो मेरा? 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह विषम संख्या का। कभी नहीं भूलिएगा, आपको कोई भाग ताग देने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर क्या लिखेंगे? ऐसा संख्या क्या, फिर इसी का परिभाषा है, ऐसा संख्या जिसके कौन सी इकाई स्थान पर क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। समझ गए? यहां तक आप समझ गए होंगे विषम संख्या। आप क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा? मेरा अनंत होगा। ठीक है, सारा संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? मेरा अनंत होगा। तो ये संख्या मेरा क्या कहलाया? विषम संख्या में सबसे छोटा विषम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम का परिभाषा क्या होगा? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। सम का परिभाषा इसमें 2 से भाग लग जाए। या दूसरा परिभाषा सम का क्या होगा? जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, क्या सब हो? विषम का परिभाषा दूसरा, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, यही 5 गो संख्या। और सम में कौन कौन होगा? 0, 2, 4, 6 और क्या 8, 5 गो इसमें, 5 गो इसमें। टोटल अंक क्या गो होता है आपके पास? 10 गो। उस 10 गो अंक में से 5 गो अंक से सम बनता है, 5 गो अंक से क्या बनता है? विषम बनता है। तो 5 गो अंक से जो सम बनता है उसमें कौन कौन सा अंक आ जाता है? उसमें अंक आ जाता है 0, 2, 4, 6 और 8। सम कहीं भी लिखा रहेगा कोई संख्या, अगर उसका अंत में 0 होगा, आप समझ जाइएगा वो संख्या क्या होगा? मेरा सम होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6524, ये कौन सा संख्या? सम की विषम। अब 2 से भाग देने लगेगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसका अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक क्या है? मेरा 4 है। अर्थात 4 वाला परिभाषा आप पढ़े होंगे, 0, 2, 4, 6 क्या 8, अर्थात 4 आता है सम में। 4 सम संख्या होगा। ऐसे भी अंतिम अंक को आप भागो दीजिएगा ना, तो अंतिम अंक को देख लीजिएगा, अंतिम में भाग दीजिएगा। 2 से 4 में भाग दीजिएगा, लग जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2, 5, 7, 8, ये लिखा हुआ है। अंतिम अंक को देखिए 8 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, लग जाएगा, इसका सम होगा। तो यही अंतिम अंक को देखना है सम पहचानने के लिए। विषम पहचानने के लिए कौन सा अंक देखना है? लास्ट अंक को देखना है। कंपटीशन का परीक्षा में कहीं हिसाब नहीं बनाया जाता है,
आप बना क्या रहे हैं वो देखा जाता है। अर्थात यहाँ पर आप अंतिम अंक देख के आराम से लिख लीजिए, कुछ निम्नलिखित में कौन सा सम संख्या है, बड़ा बड़ा संख्या लिखा हुआ है, उसका अंतिम अंक जाके देख लेंगे, जैसे होगा फटाक से 2 4 6 8 रहेगा, 0 रहेगा, हम सम मार देंगे, 1 3 5 7 9 रहेगा, क्या मार देंगे, विषम मार देंगे। ये संख्या हो गया। अगला संख्या हो जाएगा मेरा कौन, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए और प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अब अगला संख्या इसी में से एक संख्या आ जाता है, क्या मेरा, इसी संख्या में से, और आ जाता है एक संख्या मेरा, देखिए भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या, ये क्या चीज होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में खूब पूछता है। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज का मतलब नाम से स्पष्ट है, ध्यान दीजिए। भाज मतलब भाग लग जाना, अभाज मतलब भाग नहीं लगना, ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से। ये ऐसा संख्या है जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग लग जाता है, लेकिन इसी का उल्टा अगर अभाज में आप जाइएगा, उसमें किसी संख्या से भाग लगता ही नहीं। तो भाग लगता किससे है, उसमें भाग किससे लगता है, आपको जो संख्या है उससे और एक से लगता है। इसमें एक और संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगता है। अर्थात ये संख्या में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लिखे हैं, सपोज कीजिए, इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा संख्या जिसमें एक और उस संख्या को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग होता है, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा साधारण परिभाषा लिखा था, ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसका परिभाषा यही होगा। ऐसा संख्या जिसका क्या हो, 2 से क्या हो, अधिक क्या हो, गुणनखंड हो क्या कहलाता, भाज्य संख्या कहलाता। मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जब कहीं पे भाग लग जाता है तो गुणनखंड होता है। इसका मतलब इसमें 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक संख्या से इसमें भाग लग रहा है, और जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा, इसका मतलब वो अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या उदाहरण में क्या लीजिएगा, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, 2 से अधिक संख्या में आप हम संख्या लिख देते हैं। देखिए ध्यान से लिख दिए संख्या, मान लीजिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यहां देखिए और आगे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भाज्य कौन कौन होगा, ध्यान दीजिए, भाज्य कौन कौन होगा। आपको बोले ऐसा संख्या जिसका कितना गुणनखंड, 2 से अधिक। आप मान लीजिए इसका क्या गुणनखंड है, इसका देखिए सबको तोड़ते चलिए, इसका क्या गुणनखंड है, देखिए 1 का सिर्फ एक गुणनखंड है, वो कौन है, 1 है, बस दूसरा कुछ नहीं है। 2 का क्या गुणनखंड है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वो कौन कौन खात में वो संख्या है वो उसका गुणनखंड होता है। तो 2 कौन कौन खात में होगा, 1 तो सब में होगा। जितना संख्या याद रखिएगा, 1 ही ऐसा संख्या है जो सबका गुणनखंड है। दोनों संख्या पूछेगा कि उसका एक गुणनखंड है कि नहीं, हाँ है। एक ऐसा संख्या है जो कहीं भी भाग दीजिएगा तो एक काम से सब में लग जाएगा, समझ गए। इसीलिए एक सबका गुणनखंड होता है। इसको तो आप छोड़िए कि चलिए आप 2 का पूछिएगा, 2 का कौन कौन गुणनखंड होगा, 1 होगा और क्या होगा, एक काम से भाग लग जाएगा, फिर कौन से लगेगा, 2 से लगेगा, अर्थात इसका 2 गुणनखंड है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जिसका 2 से अधिक हो, ये भी नहीं आएगा मेरा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 3 में आ जाइए, इसका क्या गुणनखंड होगा, 1 कान से लगेगा, 3 से लगेगा, ये भी मेरा नहीं होगा। 4 में आ जाइए, इसका क्या गुणनखंड होगा, 1 होगा, 1 कान से भाग लग जाएगा इसमें, फिर 2 कान से लग जाएगा, फिर 4 कान से लग जाएगा, इसका 3 हुआ, अर्थात ये भाज्य संख्या, ये सही है होगा। 5 को ले लीजिए, 5 का क्या गुणनखंड होगा, 1 होगा, 5 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देख लीजिए 6 में ले लीजिए, 6 में क्या होगा, 6 का 1 कान से लगेगा, 2 कान से लगेगा, 3 कान से लगेगा, 6 कान से। सब इस सब गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन खास से भाग लग सकता है। तो एक तो देखिए रहे बोलवे कि एक सब में होता है, सब में 1 होगा। 7 में जाइएगा तो इसमें कौन कौन होगा, 1 होगा और 7 होगा। 8 में जाइएगा तो इसमें कौन कौन होगा, 1 तो होगा ही सब में, 2 कान में भी 8 होता है, 4 कान में भी होता है और 8 कान में भी होगा। 9 में जाइएगा तो इसमें कौन कौन होगा, 1 तो होवे करेगा, 3 कान में 9 होता है और फिर 9 कान में 9 होता है। 10 में जाइए, इसमें कौन सा होगा, 1 तो होवे करेगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। अर्थात आपका ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ध्यान दीजिए, तो भाज्य संख्या कौन कौन हो गया मेरा,
ये सब नहीं हुआ भाज, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड था वो भाज होगा। 2 से अधिक किसका था? पहला संख्या 4 था, अर्थात भाज संख्या मेरा कौन होगा? तो भाज संख्या हो जाएगा मेरा कौन कौन, देख लीजिए, 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, फिर क्या? 11 होगा। 11 एक कान से लगेगा, 11 कान से लगेगा, 11 नहीं होगा। 12 होगा, हाँ 12 हो जाएगा, एक कान से लगेगा, 2 कान से भी 12 में लग जाएगा, 3 कान से भी 12 में लग जाएगा, 4 कान से भी 12 में लग जाएगा, और 6 कान से भी लग जाएगा, और 12 कान से भी लग जाएगा। तो ये नहीं होगा, 12 होगा, फिर क्या होगा? 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद क्या होगा? 15 भी होगा, 15 के बाद क्या होगा? 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा? 18 होगा, 18 के बाद क्या होगा? 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा? 21 होगा, 21 के बाद 22 होगा, 22 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 26 होगा, 26 के बाद 27 होगा, 27 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 30 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे। ध्यान देखिए, आप लोग सब अपना एक लिख के रख लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितने भाज्य संख्या है। इस तरह से आप लोग लिख के अपना गिन के लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला संख्या आपको यहां जो लिखे थे भाज्य में, तो पहला भाज्य संख्या एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? मेरा 4 होगा। ध्यान दीजिए, ये बता दिए। अब आप यहां देख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एग्जाम में पूछता है 4। अब भाज्य का मतलब बहुत आदमी समझ लेता है सम संख्या, ऐसा नहीं है कि भाज्य मतलब सम कभी नहीं होता है। भाज्य का मतलब होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो ऐसा संख्या मान लो 15 ले लेंगे, 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा, इसीलिए 15 अभाज्य नहीं होगा, वो क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो भाज्य संख्या की यही श्रेणी है, 4, 6 और 8, 9, 10। आपको 9 देखिए, 9 भी भाज्य है, विषम है फिर भी भाज्य है। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 और देखिए 26, 27, 28, 30। इस तरह से 24 से लेके 28 तक पूछता है एग्जाम में कि लगातार भाज्य संख्या कहां पर? 4 गो लगातार भाज्य संख्या। ये देखिए यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28 4 गो भाज्य संख्या लगातार है। उधर जाइएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, वहां पर जाइएगा तो वहां भी 6 गो भाज्य संख्या लगातार है। याद रखिएगा, 4 गो यहां पर और 6 गो वहां पर। एग्जाम में पूछता है सब एग्जाम में। तो भाज्य संख्या के बारे में आपको जब भी पूछेगा तो भाज्य संख्या मतलब होता है जिसमें भाग लग जाए। कितने संख्या से? 2 से अधिक संख्या से। दुनिया का तो जितना संख्या उस सब में 2 से सब में भाग लगता है, 2 से सभी में भाग लगता है, लेकिन 2 से अधिक में जितना में भाग लगेगा वो हमेशा 2 संख्या कौन संख्या सब में भाग लगता है? एगो संख्या तो 1 होगा और दूसरा जो संख्या है वो होगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा 5, 5 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 5 दिया है तो 5 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 5 का मतलब हुआ कि इसमें 2 संख्या से भाग लगेगा। एगो 1 से तो लगभग करेगा, एगो 5 से लगेगा। जो संख्या उससे भी और 1 से भी सब में भाग लगता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या का परिभाषा। जैसा संख्या जिसका कितना गुणनखंड हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इसी जगह पे अब आप अभाज्य संख्या को ले लीजिए जो एग्जाम में पूछता। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा मेरा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होगा मेरा? तो अनंत होगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, ये क्या चीज होता है अभाज्य संख्या? इसके बारे में जान लीजिए आप। अभाज्य संख्या वहां तो हम पढ़े कि जिसमें क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। यहां पर परिभाषा ऐसा संख्या जिसका सिर्फ कितना गुणनखंड हो? 2 ही हो। उसमें 2 से अधिक हो, इसमें सिर्फ 2 हो। ऐसा संख्या जिसका क्या हो? सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 क्या हो? गुणनखंड हो, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल लीजिएगा? कितना गुणनखंड? सिर्फ 2, 2 से अधिक नहीं। अब सिर्फ 2 किसका? एक का क्या गुणनखंड? एक शुरू कीजिए। एक का क्या गुणनखंड? एक का तो एक ही गुणनखंड होता, ये तो होगा नहीं। 2 का क्या गुणनखंड? 2 का 2 गुणनखंड होता है। कौन कौन? 1 और 2। ठीक है, 1, 2 होता है इसका। 3 का क्या गुणनखंड? 2 होता है, 1, 2 होता है। 4 का 1, 2, 4 होता है, ये नहीं होगा। 5 का 6 का नहीं होगा, 7 होगा। इसके बाद 7 के बाद डायरेक्ट 11 हो जाएगा। 11 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 12 नहीं होगा, 13 होगा। 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा।
17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं होगा, 23 होगा। अर्थात जिस खात में कोई जो संख्या में किसी से भागे नहीं लगा, 23 ले लीजिए, 23 में कौन से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 1 से लगेगा और 23 से लगेगा। 11 ले लीजिए, 11 में कौन से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, 11 से लगेगा। ये सारी संख्या आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। लेकिन याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, भाज्य संख्या जो हम लोग पढ़े उसमें सम और विषम दोनों होता था, ठीक है। अभाज्य जो पढ़े इसमें सम और विषम दोनों होगा, लेकिन इस अभाज्य में जो सम विषम होगा इसमें क्या कंडीशन, एक ही वो सम होगा। अभाज्य में सम एक ही वो रहता है, लेकिन भाज्य में ऐसा नहीं है। भाज्य में बहुत सारे सम है, बहुत सारे विषम है, इसमें एक ही वो सम है। एग्जाम में पूछता है ऐसा कौन सा सम संख्या है जो अभाज्य है। याद रखिएगा ये दो, एग्जाम में खूब पूछता है, दो भाज्य संख्या नहीं है। बहुत आदमी के दिमाग में आता है कि दो भाज्य संख्या, ऐसा नहीं है। दो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, दो भाज्य नहीं है। इस तरह से आपको जब भी भाज्य संख्या के बारे में जानना हो, भाज्य संख्या के बारे में जब ये जानना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि दो जो है आपका कौन चीज है, एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। यही एग्जाम में खूब पूछता है कि कौन सा सम संख्या अभाज्य होता है, तो दो होगा आंसर। बहुत पूछता है, कभी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। और भाज्य अभाज्य को आप सम विषम नहीं समझिएगा। भाज्य अभाज्य का मतलब वो भाग लगना और नहीं लगना है, उसको सम विषम से कोई मतलब नहीं है। विषम संख्या भी भाज्य होता है, सम संख्या भी अभाज्य होता है। तो सम या एक वो अंतर है कि अभाज्य में सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जो सम है, वो है दो। अब भाज्य में लेकिन बहुत सारे संख्या है जो क्या है, आपका विषम है। तो हमेशा अभाज्य में एक ही संख्या क्या होगा, सम होगा, वो सिर्फ है दो। याद रखिएगा, आपका अभाज्य भाज्य खत्म। एग्जाम में खूब पूछता है। अभाज्य संख्या को हम एक और संख्या के नाम से जानते हैं, इसको रूट संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम में ये पूछता है रूट संख्या क्या है। रूट संख्या जहां पूछेगा समझ जाइएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या, गुणनखंड, दो गुणनखंड। भाज्य संख्या का मतलब दो से अधिक गुणनखंड। जखनी दो से अधिक गुणनखंड आया, आंख मूंद के हम मार देंगे, वो क्या होगा, मेरा भाज्य संख्या होगा। अब जैसे आपको पूछते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। उदाहरण लिखे हैं 8, 7, 6। ये संख्या भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, आंख मूंद के आपको बता देना है ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। इसका अंतिम अंक देखिए, भाज्य अभाज्य बनाने के लिए कोई भी संख्या का हमेशा अंतिम अंक देखिए। इसका अंतिम अंक है 6। अब ये बताइए कि 6 जो है सम है कि विषम है। तो आप जानते हैं कि 6 सम है। जैसे सम होगा तो सम संख्या हमेशा कौन संख्या होता, भाज्य होता, अभाज्य नहीं होता। अभाज्य में एक ही वो सम आता है, कौन सम है, दो। सिर्फ दो ही एक ऐसा सम है जो अभाज्य होता है, बाकी सब सम अभाज्य होता है। तो ई सम है, इसका मतलब आंख मूंद के बोल देंगे भाज्य है, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे 8, 7, 5 है, ये विषम संख्या है, तो ये भाज्य होगा कि नहीं होगा। और जो हम बताते चलेंगे, याद रखिएगा भाज्य अभाज्य में ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। और याद रखिएगा कुछ अंक ऐसा है जो विषम है, लेकिन विषम संख्या है तो अभाज्य हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, लेकिन उसका अंक देखेंगे। अंक को याद रखिएगा, जिसके अंत में 5 रहेगा वो कभी भी अभाज्य नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या होगा, आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंत में 5 हो भाज्य होगा, जिसके अंत में सम हो भाज्य होगा, जिसके अंत में और क्या लिखेंगे, जितना सम हो भाज्य, जिसके अंत में 0 हो वो भाज्य होगा। कुछ कुछ चीज फिक्स है, याद रखिएगा। कौन कौन सी बताए, दो भाज्य पहचानने के लिए, भाज्य संख्या पहचानने के लिए हमेशा याद रखिएगा जिसके अंत में कौन संख्या हो, अंत में सम संख्या है। अगर अंत में क्या है, सम, मतलब इकाई अंक क्या है, सम है, सम है, तो वो क्या होगा, हमेशा भाज्य होगा, सम होगा। दूसरा पॉइंट, जिसके अंत में क्या हो, 5 हो, 5 भी हो तो वो भी क्या होगा, हमेशा भाज्य होगा, अभाज्य कभी नहीं होगा जिसके अंत में। और सिर्फ एक ही वो 5 लिखल है, मान लो 525 लिखा तो भाज्य होगा, और 625 लिखा तो भाज्य होगा, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ 5, सिर्फ 5 लिखा है, तब ये अभाज्य हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो जाता है। और याद रखिए 5 वाला संख्या भाज्य क्यों हुआ, इसीलिए हुआ 5 वाला संख्या भाज्य, क्योंकि 5 जिसके अंत में रहता है उसमें 5 काम से भाग लग जाता है, ठीक है, इसीलिए वो भाज्य हो गया। याद रखिएगा, यही चीज होता है अभाज्य और भाज्य में अंतर, ठीक है। अभाज्य भाज्य का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बाद में क्वेश्चन देंगे, अभी देखते चलिए। उदाहरण जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपको 3, 2, 1, 321, ये भाज्य होगा अभाज्य होगा। इसको जानने का तरीका है, कैसे जानेंगे, इसका विभाज्यता नियम पे जाएंगे हम, विभाज्यता नियम आगे पढ़ेंगे अभी तुरंत। क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, भाज्य है कि अभाज्य 321, कैसे जानेंगे, अंतिम अंक तो 1 आ गया, तो 1 वाला तो कोई नियम है नहीं, एक सम भी नहीं है, विषम है, दूसरा बात 1 5 भी नहीं है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सब विभाज्यता नियम जानेंगे। एक जिसके अंत में है, अभी आप इसको देख लीजिए, पहले 2 काम से ही कटेगा, पहले ये बताइए, नहीं कटेगा,
तीन काम से कटेगा। तीन का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इस सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 हो गया, जोड़े 6 हो गया, तीन काम से 6 कट जाएगा, अर्थात ये अभाज्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। यही सब पहचानने का तरीका है। भाज्य अभाज्य पहचानने के लिए हमेशा उसका अंतिम अंक को देखेंगे। अगर अंतिम अंक सम हो गया तो आंख मूंद के लिख देंगे भाज्य होगा। अंतिम अंक विषम हो गया, विषम में अगर 5 है तो यूं हम भाज्य लिख देंगे। अगर 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई दूसरा अंक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विभाज्यता नियम को पढ़ेंगे। तो 5 के अलावा दूसरा अंक कौन कौन बचा मेरे पास, 3 बचा, 7 बचा और बस एगो 9 बचा। यही 3 गो अंक न बचा। ये 3 गो अंक जब रहेगा तो उसको विभाज्यता नियम के लिए हम क्या करेंगे, जानेंगे। पहले 3 काम से विभाज्यता देख लेंगे, जोड़ के देख लेंगे। अगर 3 काम से कट रहा है इसका मतलब वो भाज्य हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो अभाज्य हो जाएगा, आंख मूंद के लिख देंगे। फिर आगे बताएंगे विभाज्यता नियम में सब सारा चीज आप लोग देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन बता देंगे, सब लगभग एक भी नहीं छूटेगा संख्या पद्धति से, ठीक है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, अभाज्य संख्या का एगो और नाम है, याद रखिएगा, संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को संयुक्त और अभाज्य को असंयुक्त कहा जाता है। संयुक्त संख्या किसको कहा जाता है, भाज्य को। याद रखिएगा भाज्य का एगो और नाम है, कौन संख्या, संयुक्त संख्या। अभाज्य का नाम है रूट संख्या, ठीक है। यहां पढ़िए भाज्य संख्या संयुक्त संख्या। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट, जो जिसका नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या एग्जाम में पूछता है, ये क्या चीज होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, देखिए एक बार आप। जुड़वा अभाज्य संख्या देखिए ये क्या होता है, बहुत पूछता है। ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में कितना का अंतर हो, 2 का अंतर हो, ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी अब जुड़वा अभाज्य संख्या किस संख्या से मिलकर बना, अभाज्य संख्या से। तो कौन अभाज्य संख्या, ऐसा दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य कौन चीज संख्या जिसके बीच कितना का अंतर हो, 2 का कौन चीज अंतर, 2 का अंतर हो, क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है आपका, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है। और देखिए जुड़वा अभाज्य कैसे बनाएंगे, अगर 2 3 को एक साथ करते हैं तो 2 और 3 के बीच कितना का अंतर, 1 का अंतर, ये नहीं होगा। 3 5 को एक साथ करिए तो 3 और 5 को एक साथ कर दिए, ये आपका जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। 5 7 को एक साथ करिए, क्या हो जाएगा, 5 और 7 कितना का अंतर है, जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। 7 11 नहीं होगा, 11 13 को एक साथ करिए, जुड़वा अभाज्य हमेशा 2 संख्या एक साथ रहेगा, 11 13। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य है, एक ऑप्शन दे देगा आपको, मान लीजिए कौन, कि 7 11 दे दिया, तो इसमें पूछेगा निम्नलिखित में कौन जुड़वा अभाज्य नहीं है। ये तो आपका जुड़वा अभाज्य है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है ना, इस तरह का होगा। तो हमेशा जुड़वा अभाज्य का मतलब ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच में कितना का अंतर हो, 2 का अंतर हो। एग्जाम में खूब पूछता है जुड़वा अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, जिसके बीच कितना का अंतर हो, 2 का अंतर हो। इस तरह का और क्वेश्चन मिलेगा आपको 29 और 31। आगे भी खोज के आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 के बीच रहेगा, जितना सब जान जाइएगा, उसमें से ही क्वेश्चन आता है लगभग। एक क्वेश्चन और आता है, तो सह अभाज्य संख्या, ये क्या चीज होता है, सह अभाज्य संख्या, एक क्वेश्चन पूछता है। अभाज्य संख्या का सारा मामला खत्म, जुड़वा हो गया। अब देखिए तो सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सह कौन सी अभाज्य संख्या। आपको जो बिहार का एग्जाम होने वाला है उस सब में सबसे क्वेश्चन आएगा एकदम, बिहार एसएससी हो, चाहे जीविका हो, कुछ भी हो, या बिहार पुलिस आगे आने वाले हैं उसमें, या बिहार दरोगा, उसमें सारा में संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, सह अभाज्य संख्या क्या चीज हो जाता है कि जिन 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम 1 हो, वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है। जिन 2 प्राकृत संख्या आप पढ़ लिए हैं, प्राकृत संख्या में जो प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या देंगे,
जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम क्या हो, एक हो, मौसम। इसका परिभाषा देंगे, जिन कौन सी दो प्राकृत संख्या का कौन चीज मौसम, मतलब महत्तम समापवर्ग क्या हो, एक हो, क्या कहलाता है, स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें सम विषम से कोई मतलब नहीं, अभाज्य संख्या से भी मतलब नहीं। स्वाभाज्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है, स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में क्या सब दीजिएगा, स्वाभाज्य संख्या में तो प्राकृत संख्या का बात आया है, तो ऐसा प्राकृत संख्या जिसका मौसम कितना हो, एक हो, इसमें क्या आ जाएगा, 4 5। देख लीजिए लगातार जो प्राकृत संख्या आप लीजिएगा 4 और 5, ये क्या होगा, इसका मौसम निकालिएगा, कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसके बाद और आगे कौन लीजिए आप, 5 6 भी ले सकते हैं, 7 4 भी ले, 5 7 भी ले सकते हैं, 4 9 भी ले सकते हैं, इस तरह से 5 7 भी ले सकते हैं। देख लीजिए इस सब का मौसम हमेशा एक आएगा, मतलब जैसे मौसम निकालिएगा, महत्तम 4 कान से 5 में दीजिएगा तो 4 कान 4 लगेगा, एक बचा, एक कान से फिर 4 में लगेगा, कितना हो जाएगा, 4 कान 4, 4 बार में ये कट जाएगा। तो ये आपका हो गया मौसम, कितना निकला, एक निकला। तो जिन दो संख्याओं के बीच का मौसम एक होता है, प्राकृत संख्या क्या कहलाता है, स्वाभाज्य संख्या कहलाता है। इस तरह से और क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 6 7, इस तरह से जो भी संख्या होगा, 9 11 कुछ भी होगा, वो स्वाभाज्य संख्या कहलाएगा। तो स्वाभाज्य संख्या के लिए हम लोग यही जानते हैं। तो स्वाभाज्य संख्या जब पूछेगा तो इसमें अभाज्य से कोई मतलब है नहीं है, लेकिन अगर जुड़वा अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसमें अभाज्य संख्या ही होगा, ये याद रखिएगा। ये आपका हो गया कौन सी, स्वाभाज्य संख्या। इतना जो एग्जाम में पूछता है, इसका मतलब हुआ प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या स्वाभाज्य होगा, लेकिन प्रत्येक स्वाभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। दो प्राकृत संख्या स्वाभाज्य होती है। अब कोई भी, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि द्विगो प्राकृत संख्या, जैसे मान लीजिए 1 का 2 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा क्या होते हैं, कौन संख्या होते हैं, स्वाभाज्य होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता है। कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या क्या होता है, स्वाभाज्य संख्या होता है। कॉपी में फेयर लिखते चलिएगा सब, तबे होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या, 1 ले लिए और 2 ले लिए, ये स्वाभाज्य होगा। 3 ले लिए, 4 ले लिए, स्वाभाज्य होगा। 4 ले लिए, 5 ले लिए, स्व, मतलब दो लगातार संख्या कोई भी लीजिएगा ना, स्वाभाज्य होगा ही, मतलब उसका मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये होता है स्वाभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन और आता है जो परीक्षा में खुद पूछता है, संपूर्ण संख्या। सब आपको 7वां 8वां में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछता है परीक्षा में, संपूर्ण संख्या क्या चीज, देखिए संपूर्ण संख्या, देखिए ये देखिए, ये क्या चीज होता है संपूर्ण संख्या, यानी ऐसा संख्या जिसके अपवर्तकों का योग का मान संख्या से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। ऐसा संख्या जिसके कौन सी अपवर्तकों का मान का कौन सी योग क्या हो, उस संख्या से दुगुना हो, योग उस संख्या से क्या हो, 2 गुना हो, क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए संपूर्ण संख्या के बारे में, यानी इसमें एग्जाम्पल क्या देंगे हम, दो गुना हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए, याद रखिएगा संपूर्ण संख्या में खास करके 2 एक से लेके 100 तक में 2 संख्या है।
1 से लेके 100 तक में संपूर्ण संख्या क्या वो है, 2 गो, जो परीक्षा में पूछता है। एगो 6 है, एगो 28 है। हम बता रहे हैं कैसे, देखिए ध्यान से। 6 का आप अपवर्तक निकालिए। 6 का अपवर्तक आप पढ़े होंगे, अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, हमेशा संख्या से पीछे होता है, और अपवर्त क्या होता है, हमेशा संख्या से आगे होता है। तो 6 का अपवर्तक क्या होगा, अपवर्तक देख लीजिए, अपवर्तक है ना लिखे हैं, अपवर्तक देख लीजिए क्या होगा 6 का अपवर्तक। यानी कौन कौन खात में 6 है वो सब होगा। 1 कान में 6 है, 2 कान में 6 है, 3 कान में 6 है, और 6 कान में 6 है। ठीक है, इतना हो गया अपवर्तक। इसी का अपवर्त जो पढ़ते, तो अपवर्त क्या होता है, 6 कान से आगे, 6 कान को आगे पढ़ते, 6 6 दूना 12, 6 3 18, ये अपवर्त हो जाएगा। ये अपवर्तक पूछा था, तो अपवर्तक हमेशा पीछे होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। अपवर्तक हमेशा संख्या से छोटा होता है, मतलब 6 से छोटा, और अपवर्त हमेशा 6 से बड़ा। इसको आप जोड़ दीजिए सबको, देखिए कितना होता है, क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 6 हो गया आपको 12। बोलिए इसका दुगुना हुआ। तो ये संपूर्ण संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा, ऐसा संख्या जिसका अपवर्तक का योग इस संख्या से दुगुना हो। 28 का अपवर्तक निकालिए, क्या सब निकलेगा, क्या सब निकलेगा 28 का अपवर्तक, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 7 होगा, 7 चौका 28, 7, फिर 14 होगा, फिर क्या होगा 28 होगा। इस सबको आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़िए, 2 1 3 4 7 7 14, 14 28, 28 दूना 56 हो गया, दुगुना हो गया इसका। तो याद रखिएगा, संपूर्ण संख्या क्या है, पूरा 1 से लेकर 100 के बीच में खूब पूछता है, 2 गो है, कौन कौन, 6 और 28, यही 2 गो संख्या है। बस इसी को याद कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आता है रामानुज संख्या, सब संख्या बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है। ये भी देखिए वो संख्या है जो पूछते रहता, 1729 परीक्षा में खूब पूछता है, रामानुज संख्या, याद रखिए। रामानुज संख्या ये क्या होता है, इस संख्या के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो इस संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसको दो संख्या के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, उसे रामानुज संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा होता है ऐसा संख्या जिसको दो संख्या के घनों के रूप में लिखा जा सकता है, रामानुज संख्या कहलाता है। इसमें एक ही कुछ संख्या आता है, 1729 है। कौन सी है? 1729, याद रखिएगा, एक रामानुज संख्या 1729। इसको क्या करिएगा आप, दो संख्या घन के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 प्लस 9 का पावर 3, ये दोनों को करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 729। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1729, याद रखिएगा। हो गया दोनों घन के रूप में, अर्थात यही तो संख्या एक ही वो, याद रखिएगा। रामानुज जब भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन यही डाल देगा, 1729 ही डाल देगा। और आपको वो जो पूछेगा जो अभी बताए थे संपूर्ण संख्या, उसमें 6 और 28 ही डालेगा। ये याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा संख्या खत्म हो गया। अब एक चीज शुरू होता है, क्या? मेरा नया चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़े भी होंगे। क्या होता है नया चीज? देखिए, एक नया चीज क्या हो जाता है, एक होता है आपका, अब जो यहाँ पर जितना संख्या पढ़े उस संख्या को अगर अब एक साथ आप मिलाते चलेंगे तो मिलाने से क्या सब बनेगा, देख लीजिए। एक संख्या का नाम है, इसका हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में खूब आता है। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब यही होता है कि दो संख्या को आप अनुपात के रूप में लिखना, मतलब बट्टे के रूप में लिखना। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं हम, किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। इस परिभाषा देख लीजिए, इसी से परिभाषा बनेगा। P/Q के रूप में होता है, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? कौन संख्या? पूर्ण संख्या, पूरा संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि पॉइंट में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, ऐसा नहीं। P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या में तो आप ये भी पढ़े हैं कि 0 भी होता है, तो ऐसा भी है कंडीशन, P और Q दोनों पूर्ण होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिभाषा क्या देंगे इसका हम? ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, जिसमें P और Q दोनों क्या हो? पूर्ण संख्या हो, लेकिन Q बराबर नहीं हो किसके?
जीरो के। पूर्ण संख्या में जीरो तो होता है ना, दोनों पूर्ण होगा, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। याद रखिएगा, ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में जीरो होगा तो वो पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैसे देंगे? ऐसा संख्या कौन सी जो क्या हो, पी बटे किसके रूप में हो, क्यू के रूप में हो, लेकिन हो तथा पी और कौन सी, पी और क्यू, क्यू दोनों क्या हो, दोनों पूर्ण कौन सी संख्या हो। ठीक ना। इसके अलावे पूर्ण संख्या तो हो गया, हो जहां पूर्ण हो, लेकिन जहां नीचे वाला जो क्यू क्या हो, बराबर नहीं हो किसके, जीरो के, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात समझ गए, तो पी बटे क्यू के रूप का हो, लेकिन क्या हो, क्यू बराबर नहीं हो जीरो के। तो आपको परिभाषा याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप उसको समझिए बढ़िया से, क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं आपको, यहां कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या लिखा हुआ है 3/5, एकदम परिमेय संख्या होगा, क्यों नहीं होगा, 3 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, दोनों परिमेय होगा। अब लिखा हुआ आपको 0/5, ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, ऊपर में जीरो है, नीचे में नहीं ना है। आपको ये लिखा है कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये भी पूर्ण होगा, परमय होगा, लेकिन यही जगह पे लिखा लेगा 7/0, ये परमय संख्या कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, परमय संख्या होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, वो किस रूप में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में, और नीचे में कभी भी जीरो रहेगा तो वो परमय संख्या नहीं होगा। ठीक है। और एक बात हो जाता है, परमय संख्या का अगर दशमलव रूप आप निकालिएगा तो दशमलव रूप में क्या आएगा, इसका स्टार में देख लीजिए। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे दशमलव का प्रकार, जो अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग संख्या पद्धति में, दशमलव का प्रकार आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या हो जाता है, दशमलव में दशमलव दो तरह के होते हैं, कौन कौन, शांत और वो क्या होते हैं, अशांत। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, यहां थोड़ा सा बता रही है समझाने के लिए। शांत में कुछ नहीं, जैसे है शांत, शांत है बेचारा। अशांत, अशांत है तो अशांत है, बदमाशी करता है, क्या किया ये फिर दो भाग में बट गया। अशांत कौन सी, अशांत कौन सी, आवर्ती, आवर्ती याद रखिएगा। अशांत आवर्ती मतलब अशांत है लेकिन बार बार आ रहा है, बदमाश है लेकिन वो आपके यहां बार बार आ रहा है, अशांत आवर्ती। लेकिन और अशांत अनावर्ती, सबसे खराब खतरनाक जहर ये अशांत अनावर्ती, याद रखिएगा। ये क्या चीज है अशांत अनावर्ती, ये ऐसा है कि जाते रहेगा लेकिन घूम के वापस तो आएगा नहीं, या फिर नया नया रूप लेगा, आप उसको पहचानवे नहीं करिएगा। वो आया कल कुछ बन गया, परसों आ गया कुछ बन के, इसका रूप चेंज हो जाए। तो हमेशा क्या होता है, ये दोनों दशमलव जो है परमय होता है, और ये जो दशमलव होता है ये अपरमय होता है। अपरिमय का परिभाषा में ये कहेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि परमय का दशमलव क्या सब होता है, तो शांत होता है और अशांत दोनों होता है। लेकिन शांत और अशांत में कौन होता है, अशांत आवर्ती होता है, अनावर्ती नहीं। तो इसका परिभाषा क्या देंगे, सभी शांत एवं अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव को हम क्या कहते हैं, परमय संख्या कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, नीचे परिभाषा क्या कहेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए स्टार में सभी कौन चीज, अच्छा परमय संख्या का दशमलव में देख लीजिए, परिमय का, परिमय संख्या का दशमलव रूप, दशमलव में बदल सकते हैं, भागा देके दशमलव रूप क्या होता है, शांत एवं अशांत। अशांत में कौन, आवर्ती, अशांत क्या होता है, आवर्ती होता है। ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कैसे अशांत और शांत आवर्ती होता है, वो देख लीजिए पहले आप। ये देख लीजिए, यहां तक समझ गए। अब देख लीजिए यहां क्या होता है, अब देखिए आगे, इसके बाद जो आगे अशांत आवर्ती ये जो होता है, इसमें क्या, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है सपोज दैट 5/2, ये परमय संख्या है, इसको आप दशमलव रूप में लिखिए तो क्या लिखिएगा, 2 काम से 5 में भाग दीजिएगा, क्या बार में लगेगा, 2 दूना 4, उतर गया 1। अब अपने मन से 0 बैठाएंगे, यहां दशमलव बैठा देंगे,
तो 5 दूना 10, ये कट गया पूरा पूरा, तो कौन दशमलव हो गया? शांत, बेचारा पूरा पूरा कट गया। लेकिन यही जगह पे ये शांत हो गया, क्या हो गई? शांत दशमलव। तो परमय संख्या हो गई, शांत दशमलव है, लेकिन यही जगह पे आपको रहेगा क्या? 3, 5/3, 5/3 देख लीजिए कहां, 5/2 लिखे तो कट गया 5/3। ये क्या हो जाएगा? 3 का अंश अगर 5 में आप भाग दीजिएगा तो लगेगा कितना? देखिए ध्यान से, 3 का 3 कट गया, 2 बच गया। अब आप दशमलव बैठेंगे 0, 3 छके 18, फिर बच गया 2, अपने मन से 0, 3 छके 18, फिर बच गया 2। इस तरह से बचते जा रहा है, 6 6 6 आ रहा है। इसको क्या कहेंगे? एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसी को हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। अशांत तो है, मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट जाता अशांत हो जाता, नहीं पूरा नहीं कटा तो अशांत है। लेकिन अशांत के बावजूद भी एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसीलिए अशांत क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्ती। अब देखिए ध्यान से, यहां एक और तरीका आपको बता देते हैं कि किसके नीचे में क्या रहने से अशांत होता है। याद रखिएगा, हमेशा कोई भी संख्या, परमेय संख्या अशांत कब, शांत कब होता है? जब जिस संख्या के नीचे में क्या रहेगा? 2 रहेगा और 5 रहेगा, वो हमेशा शांत होगा। कौन संख्या? जिस संख्या के नीचे में अगर गुणनखंड आप तोड़िएगा 2 और 5 आ गया, समझ जाइए शांत होगा। और जिसके नीचे में 2 5 के अलावा, मान लीजिए बच क्या सब गया मेरे पास, 2 5 के अलावा बच गया 3, बच गया क्या? 7, ठीक ना। 6 लीजिएगा तो 6 में भी 2 है, 6 को आप तोड़िए तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब 2 गुना 3 तो 2 जखनी आ गया, समझ जाइए वो शांत हो जाएगा। कहूं भी 2 आ गया मतलब शांत होगा। अकेले 2 जिसमें नहीं होता है कि जिसमें घुस गया उसी को उसी का रूप बना दिया, 2 चला गया मतलब मुझे शांत हो जाएगा, और 5 भी चला गया मुझे शांत हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो संख्या मेरे पास बच गया कितना? तो 8 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 9 में भी, और 9 बच गया, 7 बच गया और 3 बच गया। ये 3 जो संख्या जिसके नीचे में रहेगा वो हमेशा अशांत होगा। कौन कौन संख्या? हमेशा याद रखिएगा, नीचे में जो रहेगा 3 और कौन? 7 और कौन? 9। ये तीनों संख्या जिसके नीचे रहेगा वो हमेशा अशांत होगा। तो 9 को भी आप छोड़ दीजिए, 9 का भी मतलब 3 गुना 3 3 होता है। इसका मतलब 2 ही संख्या पढ़ के चलिए आप। कौन संख्या? 3 और 7 जिसके नीचे होगा वो क्या होगा? हमेशा अशांत होगा। अशांत कितने प्रकार के होंगे? आवर्ती, अनावर्ती, एगो आने वाला, एगो नहीं आने वाला, ठीक है। ये परमय संख्या आप पढ़ लिए। एक क्वेश्चन और आता है आपका अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में बता देते हैं। आपको परीक्षा में पूछेगा कि जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 लिखा हुआ है, अब बताइए परमय संख्या, ये पूछेगा परमय होगा कि नहीं होगा। ये तो बटे के रूप में नहीं है, सिर्फ 5 लिखा हुआ, याद रखिएगा परमय होगा। जो संख्या में नीचे में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है। तो मतलब जितना संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है, जितना होता है 1 3 1 2 3 4 5 6 सब परमय होगा। पूर्ण संख्या भी क्या होगा? सब पूर्ण संख्या भी क्या होगा? सब आपका परमय होगा। मान लीजिए पूर्ण संख्या में 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ तो इसके नीचे में कुछ नहीं, 1 है, ऊपर में 0 नीचे में नहीं, तो पूर्ण संख्या भी क्या होगा? परमय होगा। प्राकृत भी परमय होगा और पूर्णांक भी क्या होगा? परमय होगा। समझ गए? याद रखिएगा ये चीज। अब पूर्णांक संख्या के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये होगी आपका संख्या पद्धति का अपरिमेय संख्या। थोड़ा देख लीजिए क्या होता है अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा हम वही होगा जो अभी बताए हैं। कौन? अशांत में कौन? अनावर्ती, यही परिभाषा होगा। ऐसा संख्या सभी कौन? अशांत, अनावर्ती, दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत कम पूछता है, परिमेय ज्यादा पूछता है। संख्या कहते समझिए हैं, याद रखिएगा। तो अपर, जैसे आप इसका जो बटे ऐसा संख्या लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक ले लिया हम 2.573264831 इस तरह से आगे जो आते रहेगा आपको, तो ये हो जाएगा कौन संख्या? अशांत अनावर्ती हो गया। यही अशांत अनावर्ती है, मतलब एक चीज नहीं आ रहा, अलग अलग चीज आ रहा है। इस तरह की संख्या को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। इसको उड़ाइए, क्या लिखिएगा बट्टे के रूप में? क्या वो लिखिएगा? क्या नहीं, क्या आ रहा है। इसीलिए इसको हम अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या को बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
परमय संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये जान गए। एक क्वेश्चन और जान लीजिए आप, परमय संख्या में जब भी, जैसे मान लीजिए आपको परमय संख्या में लिखा हुआ 2.5, इसको कहेगा कि आप बटे के रूप में, परमय संख्या के रूप में लिखे, उड़ा दीजिएगा, नीचे में इसके नीचे 1 लिखिएगा, यहाँ 0 लिखिएगा, अर्थात हो गया 25 बटा कितना, 10 हो गया। लेकिन यही जगह पर 2.5 पर रेकरिंग लिखा हुआ है, इस पर रेकरिंग है, तब क्या कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको हम क्या करेंगे, 2.5 है, इसका रेकरिंग की जगह पे इसको उड़ाएंगे, तो यहां पर हम 1 लिखे थे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, समझ गए, 9 लिखेंगे, और उसके बाद क्या गुणांक है, 0, अर्थात 25 बटे 9, और इसमें से माइनस पीछे वाला 2 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 23 बटे 90 हो जाएगा। याद रखिएगा चीज। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, जो लगभग आज संख्या पद्धति का सब क्वेश्चन बता दिए। फिर कल बताएंगे आगे स्थानीय मान और अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और ये क्या कहते हैं, भारतीय पद्धति, दोनों के बारे में कल आपको फिर बताया जाएगा।